हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आपने अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर अपने फैमिली में बातचीत के दौरान अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी या फिर आपने कही भी होंगी कि मजाक की भी एक सीमा होती है, मजाक की भी एक हद होती है, और यदि इस हद को पार किया जाए, क्रॉस किया जाए, तो फिर ये सामाजिक नियम और सामाजिक व्यवस्था और कई बार संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन भी करते हुए दिख जाते हैं। आज हम लोग ऐसे ही टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। सामने पैनल पर मैंने इस टॉपिक के बारे में मेंशन किया हुआ है। अभी हाल ही में जिस वीडियो को लेकर के, जिस वीडियो क्लिप और जिस टिप्पणी को लेकर के जो चर्चा का बाजार गर्म है, जिसको लेकर के अलग अलग स्तरों पर टिप्पणियां की जा रही हैं, उसके पक्ष में या फिर विपक्ष में बातचीत की जा रही है, हम लोग इसके बारे में तो एक विशेष तरीके से तो देखेंगे ही कि आखिर क्या मामला हुआ, किस तरीके से ये जो विवाद है वो और अधिक उभरा। लेकिन हमारा जो मेन मकसद रहेगा बातचीत का दोस्तों, वो ये रहेगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ऐसे में आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या विचार करेंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या आपको किसी कानून की सहायता लेनी चाहिए, और यदि कोई कानून है, कोई ऐसा प्रोविजन है तो वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही जो एक सामाजिक वातावरण में नैतिकता जैसी बातें होती हैं, जिस नैतिकता को आपके जीएस के पेपर 4 के अंतर्गत एक संपूर्ण पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जाता है, इस मद्देनजर भी एक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के तौर पर और एक सामान्य नागरिक के तौर पर आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या हमारा देश इस तरीके से या इस हिसाब से रन कर रहा है या रन करने की स्थिति में है कि कोई भी कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है। क्या हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं है, और इसके सीमा का यदि अतिलंघन किया जाए, इसका उल्लंघन किया जाए, तो क्या इसके लिए एज सच कोई मेजरमेंट नहीं है, क्या इसके अगेंस्ट में कोई प्रावधान नहीं है, कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम जो सवाल हैं, ये तमाम जो पक्ष हैं इस चर्चा से संबंधित हैं, और इसी को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आज एक समाचार पत्र के हेडलाइन में ये जो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है सामने आई है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी कि संसदीय स्थायी समिति के माध्यम से भी रणवीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट में समन जारी करने को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। ये आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि इसके संदर्भ में संसदीय स्थायी समिति के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो ये स्थायी समिति है उसके द्वारा ये स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला संसद में भी उठा है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है, और इस मद्देनजर ये जो एक विषय है बहुत अधिक बड़ा रूप धारण कर चुका है, और इस कारण से इतना बड़ा कदम संसदीय स्तर पर भी उठाए जाने की पेशकश की गई है। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इसके संदर्भ में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ इसके परिणाम निकल करके सामने आते हैं। आगे हम लोग के समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कोई भी कैंडिडेट सिविल सेवा परीक्षा के बारे में विचार कर रहा है और चाहता है कि हम बहुत ही बेहतर तरीके से जीएस के संपूर्ण कोर्स को कवर करें, इसकी तैयारी अच्छे से करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दोस्तों, इस बैच की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है, और इसके लिए आप इस दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत ही एफोर्डेबल फी में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी जीएस की संपूर्ण तैयारी सिलसिलेवार तरीके से, क्रमिक तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स की शुरुआत जो हो रही है वो 8,999 रुपये से हो रही है। इस कोर्स के अंतर्गत जो ये फ़ी है, ये फ़ी उस पार्टिकुलर कोर्स से जुड़ी हुई है जिसमें आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलती हैं और साथ ही आपको नोट्स की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं इसी के आगे, इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित लिंक मेंशन किया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, देन फिर आपको इस कोर्स से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स हैं इसके बारे में भी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर नया बैच कब से आएगा, किस तरीके से वो उसमें पढ़ाई स्टार्ट होगी। कई तरीके की बच्चों के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, इसलिए इसके बारे में बताना जरूरी है। अब फिर से हम लोग इस टॉपिक पर आ जाते हैं। इन दोनों चेहरों को
बताने की आवश्यकता नहीं है कौन ये व्यक्ति हैं, और इन्हीं के संदर्भ में अभी हाल के समय में जो स्थितियां देखी गई हैं वो बहुत अधिक हास्यास्पद तो मैं कहूँगा ही, और बहुत अधिक चिंतनीय भी हैं। भाई, आप जिस समाज में रह रहे हैं, आप जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं, आप जिस देश के निवासी हैं, यहाँ की संस्कृति को ही बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। भारत की संस्कृति को एक विशेष पहचान मिली हुई है देश दुनिया में, इसे सम्मान दिया जाता है, इसे आदर के साथ अपनाए जाने की भी गतिविधियां देखी जाती हैं। और ऐसे में इस तरीके की जो अभद्र टिप्पणियां हैं वो निश्चित तौर पर हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर ही रेज करता है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर चला है, सोशल मीडिया में हर व्यक्ति चाहता है, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि भाई हम अपने स्तर पर अपनी जो जानकारियां हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि हर चीज की एक सीमा है, हर चीज का एक दायरा है। यदि आप दायरे को क्रॉस करेंगे तो फिर यह सही नहीं है ना, वह फिर अतिलंघन हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, और जब वह उल्लंघन हो जाएगा तब फिर वह अनुशासित नहीं रहेगा, है ना, तब वह एक तरीके से उदंडता की स्थिति में आ जा सकता है। आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, आपने अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन जब यही स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाएगा तब वह उदंडता में परिणत हो जाता है। और यही स्थिति यहां पर दिख रही है कि इस विवाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अश्लीलता पर फिर से बहस छिड़ गई है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है और आप मजाक को किस सीमा तक सस्टेन कर सकते हैं, किस सीमा तक आप इसको ले जा सकते हैं, ये अपने आप में एक सवालिया निशान के तौर पर यहां पर उभरता है। और इसी संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं कि जैसे जैसे इस मामले पर एफआईआर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये मामला और अधिक व्यापक रूप धारण करता जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि विवाद क्या है। विवाद को लेकर के मैं बहुत अधिक डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑल टुगेदर आपको इसके बारे में पता है, और इस पर बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है इस तरीके की बातों को लेकर के मैं और अधिक डिस्क्राइब करूं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही बेतुका है, बहुत ही अभद्र है, अश्लील है। तो इसको लेकर के हम लोग ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। केवल मैं आपको एक संकेत कर देता हूं कि इंडियाज़ गॉट लैटेंट नाम से यह शो था, जो कि समय रैना नाम के जो ये व्यक्ति हैं इसके द्वारा संचालित किया जा रहा था, और इसी में ये जो महानुभाव हैं इनकी उपस्थिति थी। और इनके अलावा भी और कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आदि हैं, जैसे कि अपूर्व मखीजा, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसी में रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से, एक प्रतिभागी से बहुत ही बेतरतीब तरीके का सवाल किया कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर डैश डैश डैश, और इसी तरीके से ये स्थितियां जो हैं बहुत अधिक विकराल रूप धारण कर ली और एक कंसर्न को रेज करती हैं। ठीक है ना। यहां पर दोस्तों ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर जो सोशल मीडिया है इसका हम इस्तेमाल किस सीमा तक करते हैं, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये समझने की जरूरत है। क्या हम इसका इस्तेमाल क्रिएटिविटी के लिए कर रहे हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, और बेहतर आर्थिक स्थिति के तौर पर अपनी जो उपस्थिति है इसे बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है। आज के समय में सोशल मीडिया सभी के पास में है, आज इंटरनेट का दौर है, आज स्मार्टफोन का दौर है, आज हर जगह, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, महानगर हो, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वाईटी, यूट्यूब हो, गूगल हो, व्हाटएवर जो भी हो, मैक्सिमम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज कराना गलत बात नहीं है ना। बात दरअसल यह है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, आप इसका यूज कर रहे हैं या फिर मिसयूज कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें यहां पर कंसर्न के तौर पर उभरती हैं। और इसी तरीके से जब ये सवाल उन्होंने पूछा, देन फिर विरोध की स्थिति सामने आने लगी और अलग अलग स्तरों पर इसको लेकर के आलोचनाएं होने लगी। देन आफ्टर उन्होंने
जिस तरीके से ये बातें की हैं उसके अगेंस्ट में शिकायतें दर्ज की जाने लगी। और ये शिकायतें, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मुंबई पुलिस के पास में भी ये शिकायत दी गई, देन आफ्टर एफआईआर वगैरह किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास में भी ये शिकायतें गई, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जब वाईटी यानी कि यूट्यूब को यह कहा गया कि आप इस वीडियो को हटाइए, देन यह वीडियो अब हट गया है। ठीक है ना। ये सारे जो पक्ष है दोस्तों यहाँ पर उभर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी और एफआईआर भी दर्ज की गई। अभी कुछ ही देर पहले की एक खबर यह भी आ रही थी कि मुंबई पुलिस इनके घर पर भी चली गई है और जो भी तहकीकात आदि है उसके लेकर के वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, है ना। रणवीर के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा और कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है, आप एक साथ एक ही मंच पर हैं और आप किसी खास पॉइंट को लेकर के, किसी खास कमेंट को लेकर के आप उसके साथ गेट टुगेदर हो रहे हैं, आप उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और देन आफ्टर आप एक तरीके से सपोर्टिव भूमिका में हैं, आप आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक बात नहीं है ना। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया कि एनएचआरसी के माध्यम से जब ये बातें की गई तब यूट्यूब वीडियो जो है, ये जो यूट्यूब वीडियो था इसे हटा दिया गया है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इससे पहले भी ये जो इंडियाज गॉट लैटेंट है ये चर्चा में, एक्चुअली यार जानते हो ये जो शो है ना इंडियाज गॉट लैटेंट, ये अपने आप में ही थोड़ा सा बेतरतीब तरीके की वस्तुस्थितियों या फिर कंटेंट को लेकर के खासा चर्चा में रहता है, पहले भी चर्चा में रहा है ना। और यहाँ पर बीते 5 फरवरी को भी एक कंटेस्टेंट थी जेसी नबाम, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने भी कुछ अजीबोगरीब तरीके की टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के लोग कुत्ते का मांस खाते। बताइए, इस तरीके से निर्जातीय टिप्पणी, क्षेत्रीय स्तर पर निगेटिव जो कमेंट्स करना, ये कितनी गलत बात है। और इसके संदर्भ में भी देन फिर उनके अगेंस्ट में मामले दर्ज किए गए थे। तो डार्क ह्यूमर या कॉमेडी की वजह से ये शो हमेशा चर्चा में रहता है। कई बार जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके अगेंस्ट में भी टिप्पणियां की गई हैं और ये अपने आप में दुखद स्थिति को जन्म देता है। भाई सिंपल सी बात है, यदि XYZ कोई भी पर्सन हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे लोग जाने। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, हर कोई चाहता है कि मुझे जाने। लेकिन जानने का मतलब ये तो है नहीं ना कि आप निगेटिव पब्लिसिटी को प्रमोट करें। क्या निगेटिव पब्लिसिटी ही एकमात्र माध्यम है एक व्यक्ति की अच्छाई को जानने समझने का? क्या आप इसी चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? और यदि आप इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिर ऐसे में भारतीय संविधान सामने आ जाएगा, भारत का कानून सामने आ जाएगा, आप उससे बच नहीं सकते। कुछ समय तक आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, मुझे तो कोई नहीं आड़े हाथों ले रहा है, मेरे ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं अपने लेवल में व्यक्तिगत तौर पर दोस्तों ये मानता हूं कि भारत सरकार हमेशा देखते रहती है, उसकी निगाहें हर जगह हैं और जब स्थितियां बदतर होने लगती हैं देन फिर वो उसके अकॉर्डिंग स्टैंड लेने को तैयार हो जाती है ना। जाहिर सी बात है, यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थितियां निकलकर सामने आती है और इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान, भारतीय कानून के कंटेक्स्ट में। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें की गई है। मैंने शुरू से ही इसके बारे में बातचीत की कि ठीक है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है ना। ये निश्चित तौर पर अपनाया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ वो बोल सकता है, अपनी बातें रख सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। मैं भी अपना पक्ष रख सकता हूं, मुझे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है, मेरे ऊपर कोई यह नहीं कह सकता कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तब तक जब तक कि मेरी बातें दायरे में है। और इस दायरे का निर्धारण हमेशा कानून तो नहीं कर सकता ना। इस दायरे के निर्धारण में हमेशा कानून ही तो डंडा लेकर खड़ा नहीं रह सकता ना। इस दायरे के निर्धारण में आपको भी ध्यान रखना होगा, समाज को भी ध्यान रखना होगा और समूहों को भी ध्यान रखना होगा, परिवार को भी ध्यान रखना होगा, संगठनों को भी ध्यान रखना होगा, संस्थाओं को भी ध्यान रखना होगा। तो यहां पर दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आर्टिकल 19(1)(a) का आप
बेतरतीब यदि इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर जो रेस्ट्रिक्शन है वो सामने आ जाता है। और ये भारतीय संविधान में ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से इसके बारे में बातें की गई हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं को संभवतः इस बात की जानकारी थी, इस बात का इल्म था कि जाहिर सी बात है कि जब स्वतंत्रता मिलेगी तो हो सकता है कि कोई इसका नाजायज लाभ भी लेना चाहे, और ऐसे में हमारे पास में एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए रेगुलेट करने की जिसके माध्यम से हम उनको रेगुलेट कर सकें। और इसी के कंटेक्स्ट में लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार को ध्यान में रखा गया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स, आर्टिकल 19(1)(a) के रेस्ट्रिक्शन में, युक्तियुक्त प्रतिबंध में इन 3 शब्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और भी कई सारे शब्द हैं, लेकिन यहां पर जब हम इस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, इस विषय की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो पब्लिक ऑर्डर है, जो डिसेंसी है, जो मॉरलिटी है, इन तीनों को ही मैंने हिंदी में मेंशन किया हुआ है, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और वह एक दंडनीय अपराध माना जा सकता है। ठीक है जी, यहां पर जो इस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विषय के संदर्भ में ये जो पक्ष है, ये पक्ष ऑटोमेटिकली यहां पर खड़ा हो जाता है कि आप सदाचार, शिष्टाचार और लोक व्यवस्था तीनों का हनन कर रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने ऐसी बातें की जिसको लेकर के समाज के स्तर पर, न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर वाद विवाद हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। और इससे इस बात का भी इल्म होता है कि कैसी मानसिकता है हमारे देश के इन युवाओं में है। क्या इसी मानसिकता के साथ हम 2047 के विकसित भारत का सपना देख रहे हैं? क्या हम ऐसे ही क्रिएटर्स और ऐसे ही वाईटी कंटेंट डेवलपर्स के माध्यम से हम 2047 के विकसित भारत के बारे में विचार कर रहे हैं? जब आज ऐसी स्थिति है तो फिर आगे क्या कुछ हो सकता है, ये तो आने वाला कल ही बता पाएगा। बहुत ही कंसर्न की स्थिति दोस्तों यहां पर उभर जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 2015 में भी कुछ एक ऐसे ही शो को लेकर के जिसमें अश्लीलता जैसी गतिविधियां देखी जा रही थी, उसके संदर्भ में भी जब आरोप लगाए गए तो उसको फिर हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रेगुलेट करने के लिए निश्चित तौर पर अभी जो कानून है उसमें और अधिक कुछ नया अपडेशन लाने की आवश्यकता है, और अभी अलग से कानून का अभाव दिखता है। जबकि आज वो समय आ चुका है कि सोशल मीडिया जिसकी पहुंच बहुत बड़े लेवल पर हो चुकी है, इस संदर्भ में अब एक और अपडेशन की आवश्यकता है, नए कानूनों की जरूरत है। आज हर व्यक्ति समाचार वक्ता बन गया है। आज हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर किसी भी विषय वस्तु के बारे में विश्लेषण करके उसको सोशल मीडिया पर डालने की स्थिति में आ चुका है। अब इसके लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं लगती है। आपके पास में यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आपके पास में टेलीग्राम चैनल है, आपके पास में ट्विटर हैंडल है, आपके पास में इंस्टाग्राम है, आप रील्स बनाते हैं, आप वीडियोस अपलोड करते हैं, सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है। फेसबुक आपके पास में अवेलेबल है, और इसके माध्यम से आप कुछ भी डाल सकते हैं। डाला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स को अपने लेवल पर भी विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या इन प्लेटफॉर्म्स को अपने लेवल पर भी जो कंटेंट से संबंधित मॉडरेशन होनी चाहिए, उस मॉडरेशन को मद्देनजर रखते हुए किसी भी यूजर के ग्रीवांस को सुनने के लिए, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है? हालांकि कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। फेसबुक ने ऐसा कदम कुछ उठाया है हाल के समय में कि उसने यूजर्स के ग्रीवांसेस को, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की है ताकि उसको चेक किया जा सके और देन फिर उसकी शिकायतों को एड्रेस किया जा सके, उसका निदान निकाला जा सके। यूट्यूब चैनल्स पे भी, यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको यदि कोई वीडियो ऐसा लगता है कि जो भड़काऊ है, जो कि अश्लील हो सकता है, जो कि समाज की लोक व्यवस्था और तनाव को और अधिक क्रिएट कर सकता है, तो फिर ऐसे में आप उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं।
हालांकि एफआईआर वगैरह यूट्यूब के कंटेंट के संदर्भ में भी किया जा सकता है, जैसे कि अभी किया गया है ना। आप देन एंड देयर उस यूट्यूब चैनल के संदर्भ में या फिर उस यूट्यूब प्रोग्राम के संदर्भ में, उस वीडियो के संदर्भ में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं। ये सारी बातें कुछ अभी फिलहाल के समय में देखी गई हैं। यहां पर जब हम भारतीय कानूनों की बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से कोशिश की गई कि भाई इंफॉर्मेशन के स्तर पर जो मिस इंफॉर्मेशन है, गलत सूचना है या गलत कंटेंट है, इसको रेगुलेट किया जाए, इसको मिनिमाइज किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस समय यह कानून पारित हुआ था उस समय सोशल मीडिया एज सच कोई बहुत बड़ी भूमिका में नहीं था। अब जाकर के भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 का जो ये नियम है उसके माध्यम से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये सब जो स्टेप्स हैं ये भारत सरकार के द्वारा हाल के समय में उठाए गए हैं। यहां पर दरअसल प्रॉब्लम ये है कि ये जो नियम है, जिस नियम की मैं अभी बात कर रहा हूं, इस नियम के संदर्भ में, इस नियम के अलग अलग प्रावधानों को लेकर के चुनौती अलग अलग अदालतों में पेश की गई है। फिलहाल ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में विराजमान है। इसके अलावा जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 294 में भी अश्लील कंटेंट और अश्लीलता से संबंधित जो प्रावधान है उसको मेंशन किया गया है और इसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है ना। ये सारी स्थितियां दोस्तों वर्तमान में दिखती हैं। इसके अलावा अब सवाल यह है कि सर आगे की राह क्या हो, है ना, क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि एक यूजर के रूप में, एक उपयोगकर्ता के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में आपका हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए, ये अपने आप में विचार होना चाहिए कि हम इस तरीके की व्यवस्था के कितने बड़े समर्थक हैं या कितने बड़े आलोचक हैं। क्या हम ऐसी स्थितियों को स्वीकार करना चाहेंगे या नहीं स्वीकार करना चाहेंगे, और यदि हम इसको स्वीकार करना नहीं चाहेंगे तो फिर हमारा ये काम होना चाहिए कि हम इस तरीके की गतिविधियों को बायकाट करें, उसका हम विरोध करें अपने स्तर पर, अपने लेवल पर। जैसे कि मान लीजिए कोई XYZ प्रोग्राम है जिसको लेकर के आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत ही गलत है ना, आपकी अपनी समझ भी तो कुछ कहती है ना, तो आप उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट दायर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। ठीक है जी। इसके अलावा भारत सरकार को अब इस लेवल पर, अपने लेवल पर भी कुछ एक्टिविटीज करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसे कानून बनाने की जरूरत है जिसके माध्यम से यह कोशिश की जा सके कि भविष्य में इस तरीके की गतिविधियों को रोका जाए, है ना। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति की आजादी के साथ सोशल मीडिया और अश्लीलता को बैलेंस करने के मानक तय करना बहुत अधिक जरूरी है, अदरवाइज ये और अधिक स्प्रेड ही होता रहेगा। ठीक है ना, और अधिक स्प्रेड ही होता रहेगा और इससे जो एक सामान्य व्यवस्था है, सामान्य सामाजिक नियम आदि हैं, उनका उल्लंघन होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सामाजिक आचार और लोक व्यवस्था दोनों को संतुलित तौर पर बढ़ाने की आवश्यकता है और तभी तो हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम निगेटिव बातों के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम निगेटिव पब्लिसिटी को क्यों आधार बना सकते हैं कि भाई हमें, जब तक हम गाली गलौज नहीं करेंगे, जब तक हम कोई निंदा वाली बात नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई जानेगा नहीं। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं जानेगा। हाँ, यही ना होगा भाई कि आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, कोई नहीं जानता है, इससे बड़ी बात, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे, हम ऐसा क्यों करना चाहें जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए एक अवरोधक की तरह काम करे। हम ऐसा काम क्यों करें जिसकी कोई उपयोगिता न हो, जिसके ऊपर फिर अलग से छी छी कहने की स्थिति आ जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझना हमारा दायित्व है और आपका भी दायित्व है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि इस टॉपिक के मद्देनजर आपका अपना जो व्यू है वो क्या कहता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अपने आप में निगेटिव इंटेंसिटी को दर्शाता है, या फिर हमें सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में विचार करने की ज़रूरत है।
ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया को लेकर के आईएएस के मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये आज की दुनिया का सच है और इस सच का सामना आप जैसे अभ्यर्थियों को भी आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर विराम करते हैं और इसके बाद फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीएस के कंप्लीट कोर्स को हम बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कवर करें, तो दोस्तों आपका स्वागत है इस खास बैच में। 19 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल कीजिए, इसके माध्यम से एफोर्डेबल फी के साथ इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही आसानी से आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ खास फीचर्स को ऐड किया गया है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और इससे संबंधित जो भी फीचर्स हैं उसको चेक कीजिए और देन आफ्टर आप इसको दिलीप लाइव कोड के साथ ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।